नमस्कार विद्यार्थियों, छात्रों। प्रथम वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या, प्रजातियां, मानव समूह और इन सभी पर पिछले कई वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो चल रहा है इसमें हम मानव की प्रमुख बस्तियों को समझने का प्रयास करेंगे कि मानव बस्तियां क्या कहलाती हैं, इनकी क्या परिभाषा है और कैसे हम इन्हें इनकी उत्पत्ति को दर्शा सकते हैं। इनको समझने के लिए हम कई भागों में विभाजित भी करते हैं, तो इन सभी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले मानव बस्ती क्या होती है इसको समझने का प्रयास करेंगे। मानव बस्ती, इसे हम सेटलमेंट या ह्यूमन सेटलमेंट भी कहते हैं। इसे अधिवास भी कहा जाता है। अधिवास मतलब रहने का आवास। आप सभी जानते हैं कि हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो किसी न किसी स्थान पर अपना निवास बनाकर रहता है। तो हम सभी मकानों के समूह में रहते हैं, अर्थात एक मकान नहीं, कई सारे मकान हैं। आप ऐसे मकानों के समूह को गांव, नगर या शहर भी कह सकते हैं। अगर वो छोटा है तो गांव है। इसका विस्तार जैसे जैसे होने लगता है, जैसे जैसे क्रियाओं में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे इसे हम ग्राम, नगर, शहर में परिभाषित करते हैं। ये सभी मानव बस्ती के ही उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी लोग मकान बनाकर रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और वहाँ पर इनके समूह बन जाते हैं, तो वो बस्ती कहलाती है। अब वो बस्ती ग्रामीण विशेषताओं वाली होगी तो उसे हम ग्रामीण बस्ती कहेंगे। अगर वो शहरी विशेषताएं दर्शाएंगी तो उसे हम शहरी बस्ती के नाम से जानेंगे। तो मानव बस्ती या अधिवास का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। और उस मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु है वो मानव है, और मानव पृथ्वी पर जहाँ रहता है उसे हम बस्ती के नाम से जानते हैं। वो अलग अलग अपनी बस्तियां बनाकर रहता है ताकि प्राकृतिक वातावरण और अन्य शक्तियों से वो अपनी रक्षा कर सके। तो मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव के संबंध दर्शाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर से सुनिए। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है। क्यों मूल है? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप, अर्थात बस्तियां किस तरह की हैं, वो कैसे प्रभावित होती हैं, उस क्षेत्र के वातावरण से मानव के संबंध दर्शाता है। तो जैसी बस्तियां हैं उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में रहता है, वहाँ का वातावरण कैसा है और उस वातावरण के साथ मानव का संबंध किस प्रकार का है। एक स्थान जो सामान्यतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। कौन सा स्थान? जो स्थायी रूप से बसा हो उसे हम मानव बस्ती कहेंगे। मकानों के स्वरूप को बदला जा सकता है। मकान अलग अलग तरीके के बनाए जा सकते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन भी किया जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, लेकिन बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहती हैं। बस्तियों का बसाव निरंतर समय और स्थान के साथ होता रहता है। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं, जिसमें निवास कुछ ही समय, जैसे कि एक ऋतु के लिए होता है, अर्थात जो मौसमी प्रवास करते हैं वो बस्तियां अस्थायी रूप से बसाते हैं। तो ये एक सामान्य हमने बात की थी, बस्तियां क्या हैं इस पर। इसका अर्थ और परिभाषा में हम देखते हैं, कुछ विद्वानों ने बस्तियों को अपने अनुसार परिभाषित भी किया है। वास्तव में बस्ती, जिसे हम सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, इस अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति सेटल नामक शब्द से हुई है। और सेटल का मतलब होता है स्थायी जीवन। हम कहते हैं ना कि मैं तो सेटल हो गया या फलाना व्यक्ति सेटल हो गया, तो सेटल से मतलब क्या होता है, उसका स्थायी जीवन होता है, उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। भूगोलवेत्ताओं के लिए बस्ती का तात्पर्य अधिष्ठान अर्थात इस्टेब्लिशमेंट, अर्थात एक स्थायित्व आ जाना, जिसमें मानव, अब
बस्ती के अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है इस लाइन के द्वारा, ध्यान से सुने। जिसमें मानव घुमक्कड़ प्रवृत्ति को समाप्त करके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, तो उस प्रवृत्ति को समाप्त करके समय और स्थान के संदर्भ में स्थायी जीवन की ओर बढ़ता है। अतः बस्ती शब्द से दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि हम जब बस्ती की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मानव घुमक्कड़ प्रवृत्ति को समाप्त करके एक स्थायी जीवन, एक स्थायी निवास के रूप में जीने का प्रयास करता है। तो स्थान के संदर्भ में जहाँ भी वो रहता है स्थायी रूप से बसता है, तो उसे हम बस्ती कहेंगे। अब बस्ती शब्द से दो तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला, ये लोगों या उन निवेशकों को दर्शाता है जो एक निश्चित स्थान पर स्वयं को प्रतिष्ठित करते हैं। और दूसरा, बस्ती शब्द मानव के आवास और संबंध, लक्षणों और आंचलिक मतलब क्षेत्रीय सम्मोहन या क्षेत्रीय साहचर्य को दर्शाता है, अर्थात मानव वातावरण के संबंधों को दर्शाता है। इस अर्थ में बस्ती का तात्पर्य गांवों एवं नगरों से होता है। किससे होता है? गांवों से और नगरों से होता है, जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, प्राथमिक क्रियाओं का जो रहता है वो सब ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जहां क्रियाकलाप द्वितीयक और तृतीयक होते हैं वो सभी हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, घर कम होते हैं, बस्तियां छोटी होती है। इसकी तुलना में अगर शहरों की बात करें तो जनसंख्या अधिक होती है, फलस्वरूप सघन बस्तियां वहां पर पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई हमारी। अधिवास या बस्ती का महत्वपूर्ण उपयोग मानव आवास है। किसमें हम उपयोग में ले रहे हैं? मानव के आवास के लिए ले रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या हो गया? मानव का आवास। और ये मानव का आवास ऐसा है जो दूर से ही पहचाने जाते हैं। आप दूर से ही देखकर बता सकते हैं यहाँ पर इंसानों की बस्तियां हैं। बस्ती में सभी प्रकार के घर या आश्रय शामिल होते हैं। सभी तरह के घर या आश्रय शामिल होते हैं, चाहे वह झोपड़ी हो, छत हो, कुटिया हो, मिट्टी का घर हो या पक्का मकान हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे? बस्ती कहेंगे। तो बस्ती का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पक्के मकान ही हो, बड़ी बड़ी इमारतें हो, बड़े बड़े भवन हो, ऐसा नहीं है। या छोटी बस्तियों को, झोपड़ियों को कहे, ऐसा भी नहीं। तो सभी तरह के आवास जहाँ मानव स्थायी रूप से रहता है वो बस्ती कहलाती है। फिर आगे हम इनका विभाजन और वर्गीकरण करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। बस्ती में आने जाने के लिए मार्ग भी होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना मानव करता है, तो उस क्षेत्रीय बसाव के अंतर्गत मानव का संपर्क उन्हीं मार्गों से होता है और साथ ही ये मार्ग उसे बाहरी क्षेत्रों से भी जोड़ते हैं। एक भूगोलवेत्ता थे जीन ब्रून्स, उन्होंने ये कहा कि मानव बस्तियों के भवनों और मार्गों को भूमि का अनुत्पादक प्रयोग कहा है। ये लाइन अच्छे से समझ लीजिए। ब्रुन्स महोदय ये मानते हैं कि मानव की बस्ती अर्थात जहाँ मकान बसे हुए, चाहे वो कच्चे हों, पक्के हों, झोपड़ी हो, भवन हो, और आने और जाने के लिए जो मार्ग बनाए गए हैं, चाहे वो पगडंडी हो, चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, भूमि का अनुत्पादक प्रयोग। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग अनुत्पादक है, अर्थात यहाँ पर न तो कृषि की जा सकती है, न पशुचारण किया जा सकता है, न किसी तरह का उत्पादन लिया जा सकता है। तो इसलिए इसको अनुत्पादक प्रयोग कहा है। आप आगे कभी कोई एग्ज़ाम देंगे तो इसमें पूछा जा सकता है कि किन्हें भूमि का अनुत्पादक प्रयोग कहा है और किसने कहा। तो आपको ध्यान में रखना, जीन ब्रून्स ने कहा है और किसे कहा है? बस्तियों और भवनों को। क्यों कहा है? क्योंकि ऐसे भागों में न तो कृषि हो सकती है और न ही पशुचारण किया जाता है। ये ऐसे उपयोगी तथ्य हैं जिनका उत्पादन भूमि के अंदर से नहीं होता। समझ रहे हो बात को? मकान हमने बनाए हैं, मार्ग हमने बनाए हैं, इनका उत्पादन नहीं हुआ है, बल्कि
बाहरी रूप से इनकी रचना भूमि पर की जाती है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। तो एक तरह से मानव प्रकृति की सहायता से संस्कृति का विकास करता है। इस प्रकार अधिवास या बस्तियां धरातल पर मानव द्वारा विकसित ऐसे प्रारूप होते हैं जहां मानव जीवन यापन की विभिन्न सुविधाएं विद्यमान होती हैं। फ्रेंच एवं ट्रिवार्था इन्होंने ये कहा, बस्तियों की परिभाषा देते हुए बताया कि बस्ती मानव का विशिष्ट समूहीकरण है। क्या है ये? समूहीकरण है जो किसी स्थान पर रहता है और उसके साथ ही घरों व गलियों के रूप में वे सुविधाएं हैं जो अधिवासों की सेवा करती हैं। क्या है? वहाँ पे घर हैं, गलियाँ हैं, मार्ग हैं, ये सभी आने जाने के लिए मानव के लिए उपयोगी हैं। बस्ती मानव के अधिवास की एक इकाई है जिसकी इमारतों में वह रहता है, अन्यथा उसका उपयोग करता है और जिसकी गलियों व सड़कों पर वह यात्रा करता है। एक और विद्वान थे डॉक्टर R.L. सिंह। ये मानते हैं कि बस्ती उन मानवीय प्राणियों से संगठित उपनिवेशों को प्रकट करती है जिसमें भवन सम्मिलित हैं, जिसके अंदर वह रहते हैं, जिसमें वे कार्य करते हैं, जहां वे संचय करते हैं या अन्य किसी उपयोग में लेते हैं, तथा विपक्ष और गलियां जिन पर वे गतिशील रहते हैं। तो पथ और गलियां हैं, ये विपक्ष नहीं है, पथ और गलियां। C.A. डोक्सियादिस एक विद्वान थे जिन्होंने ये कहा कि मानवीय बस्तियों के अंतर्गत एकदम स्थायी बस्तियों, अर्ध स्थायी बस्तियों और स्थायी बस्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन कौन सी? एक तो अस्थायी, एक स्थायी और एक अर्ध स्थायी बस्तियां जो हैं उन्हें हम शामिल करते हैं। मानव बस्तियां धरातल पर मानवीय क्रियाओं में सबसे अधिक स्पष्ट और दूर से दिखाई देने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ठोस रचना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मानव अधिवास की। इस अधिवास में क्या होता है? मानव अपने रहने हेतु मकान बनाता है, घर बनाता है, और इन्हीं घरों, मकानों, भवनों, इमारतों के जो समूह होते हैं उन्हें हम बस्ती कहते हैं। ये ग्रामीण भी होती है, शहरी भी होती है, इन पर हम चर्चा आगे करेंगे। लेकिन धरातल पर ये ऐसे लक्षण हैं जो मानवीय क्रियाओं द्वारा पनपे हैं, जो मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और ये ऐसे लक्षण हैं जो स्पष्ट हैं और दूर से दिखाई देने वाले सबसे महत्वपूर्ण और ठोस रचना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दो बातें आती है, एक मानव की बस्तियां और दूसरा आने जाने हेतु बनाए गए मार्ग। इनमें एक प्रकार का मूल तथ्य मकान या निवास है। मूल तथ्य क्या है? मकान है जहां पर लोग अपना आवास बनाते रहते हैं, और दूसरे प्रकार का तथ्य मार्ग या सड़कें, क्योंकि मार्ग सड़कों के बिना उसका संपर्क नहीं हो पाएगा, वो आना जाना नहीं कर पाएगा। तो मकानों और मार्गों से प्रयोग की गई भूमि पर कृषि या पशुचारण नहीं किया जाता। पहले भी मैं इस बात को बता चुका हूँ। इसीलिए ब्रुन्स नामक विद्वान ने घरों और मार्गों को भूमि का अनुत्पादक प्रयोग बताया। किसने बताया? ब्रुन्स ने। पहले भी मैं बता चुका हूं इस बारे में। मानव बस्तियों में मानव निवास के गृह अर्थात घर, मकान, आश्रय, निवास, भवन आदि सभी प्रकार के आश्रयों या घरों को शामिल किया जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसकी हमने आज शुरुआत की है, मानव बस्तियां या अधिवास, जिसे हम इंग्लिश में ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? हम मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु होता है वो है मानव, और मानव के कल्याण हेतु हम इसका अध्ययन करते हैं। इसी मानव भूगोल के अंतर्गत हम जब मानव बस्तियां पढ़ते हैं तो इसमें मानव बस्तियों में मूल जो तथ्य है वो मानव और उसका आवास है। मानव अपने रहने हेतु, प्राकृतिक वातावरण में अपनी सुरक्षा बनाए रखने हेतु, अपना समुचित जीवन जीने हेतु क्या करता है? आवास बनाता है,
और इन्हीं आवासों को जब इन आवास के समूह हो जाते हैं तो उन्हें हम बस्तियों के नाम से, अधिवासों के नाम से जानते हैं। अब हम आगे अगले टॉपिक में देखेंगे कि ये अधिवास कैसे बने, इनकी उत्पत्ति और इनका विकास कैसे हुआ, उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।